हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी। और हम आपको कवर करवा रहे हैं 10वीं का साइंस सब्जेक्ट, और उसी में हम कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम कर चुके हैं पहले। इलेक्ट्रिक करंट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कर चुके हैं। उससे आगे का टॉपिक आज हम कवर करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ये एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। ये नाम के व्यक्ति थे, ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा, इनको जब पता लगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस कोई चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एक करंट नाम की कोई चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो उसने ये जानने की कोशिश की कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट हैं, क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। इसको पता करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, हमें पता है ये किसका निशान है, सेल का। तो उसने क्या किया, एक सेल कनेक्ट किया, एक सर्किट बनाया, उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगाया जिसका एक सिरा था X और दूसरा सिरा Y। उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिस बैटरी से चार्ज आ रहा था। पैरेलल में लगा दिया वोल्ट मीटर, क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। और सीरीज में लगा दिया एम मीटर, करंट की वैल्यू को नोट करने के लिए। तो जब उसने एक सेल से चार्ज दिया तो उसने रीडिंग नोट करी। जब उसने रीडिंग नोट करी एक सेल लगाने के बाद, तो V की रीडिंग आई मान लो 10 और I की रीडिंग आई 5। यानी कि जिस टाइम पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की 10 और करंट की 5 एम्पियर, क्या एम्पियर, 5 एम्पियर, और ये 10 वोल्ट। उसके बाद साइमन जी ने क्या किया, एक और बैटरी आगे जोड़ दी, एक और बैटरी आगे जोड़ दी। और ऐसे ही करके जब तीसरी बार किया उसने एक बैटरी को और आगे जोड़ दिया था। ऐसे कर करके वो कनेक्शन बनाते जा रहा था। तो जब उसने दूसरी बैटरी जोड़ी, जब उसने दूसरी बैटरी जोड़ी यानी कि सॉरी दूसरा सेल जोड़ा, तो उसने जब मेजर किया तो उसने पाया कि यहाँ पे 30 वोल्ट और यहाँ पे 15 एम्पियर का करंट है। दूसरी सेल को जोड़ के जब चार्ज सप्लाई किया तो उसने पाया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 30 वोल्ट थी और एम मीटर की रीडिंग 15 एम्पियर थी। उसके बाद उसने एक और सेल जोड़ दिया। जब तीसरा सेल उसने जोड़ा और चार्ज सप्लाई किया तो उसने पाया कि वो 50 और 25, ये एम्पियर, ये वोल्ट। फिर उसने देखा कि हाँ वैल्यूज तो अलग अलग आ रही हैं। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इनका रेशियो निकाल के देखूं। तो जब उसने रेशियो निकाला V/I का, तो V/I यहाँ पे आया 10/5 मतलब 2, 30/15 मीन्स 2 और 50/25 मीन्स 2। उसने पाया कि हर जगह पे जब मैं एक सेल कनेक्ट करता हूं, 2 सेल कनेक्ट करता हूं, 3 सेल कनेक्ट करता हूं, तो जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो अलग अलग आएंगे, बट जो उनका रेशियो है सर्किट के अंदर, उनका जो रेशियो है वो हर जगह पे सेम आएगा। तो उसने क्या किया, यहां से एक बात ऑब्जर्व करी कि V/I क्या है, कांस्टेंट। पूरे सर्किट के लिए V/I क्या है, कांस्टेंट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। और इस बंदे ने V और I का ही रिलेशन बताया था।
जो चीज कांस्टेंट होती है, अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ हमेशा सीधा बनेगा। ध्यान रखना, ये वी आई का ग्राफ है। जब भी कोई चीज कांस्टेंट हो, अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। यहां से उसने रिलेशन दिखाने की कोशिश की। उस बंदे को एक बात महसूस हुई कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के दोनों टर्मिनल्स पे V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उस स्थिति में इसने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। यही बात ओम्स ने बताई थी। अब उसने क्या किया? उसने इस निशान को हटाने के लिए क्या किया? V इज इक्वल टू I तो यहाँ पे था ही, इज इक्वल टू, और हमें पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है एक कांस्टेंट। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट हम कुछ भी लिख सकते थे, बट जो ओम्स ने यूज किया हम वो लिखेंगे यहां पे, और वो कांस्टेंट था R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के इज इक्वल टू का निशान और R। ये R क्या है? ये R है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्टर में से फ्लो नहीं होने देती। प्रतिरोधक, यानी कि ये चार्ज को वापस धकेलती है, आगे जाने नहीं देती। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो ये इक्वेशन हम बहुत जगह यूज करेंगे, तो याद रखना। उसने कहा कि जैसे आप V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने कहा सही बात है। ये क्या है? ये तो करंट है, मैंने कहा सही। तो R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मेजर करने की भी एक यूनिट का आविष्कार हुआ और वो यूनिट रखी गई इन्हीं के नाम पे। रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट थी ओम। ओम से हम मेजर करते थे। अभी ये डायग्राम क्लियर कर देते हैं ताकि आप इधर देख सको और उधर देख सको। ओम जो है रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट थी। आप इसमें एक बात याद रखिएगा, बस सिर्फ एक ट्रायंगल याद रखिएगा। ओम्स के लॉ को याद रखने के लिए आपको याद रखना है वीर। क्या याद रखना है? वीर। वीर कैसे? आप लोग यहाँ पे V लिख लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे करके एक साइड में R लिख लीजिएगा और एक साइड में I लिख लीजिएगा। V को आपने बिल्कुल ऊपर लिखा। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला बनाना हो, मान लो आपको एग्जाम में I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, V निकालना है, तो V कैसे निकालोगे? जो पास पास वाले हैं उनकी कर दो मल्टीप्लाई, I इंटू R। एक फार्मूला आपका ये हो गया जिसको हम यहां कर चुके हैं। अगर आपको एग्जाम में I पूछा जाए, ये वाला, हमारे पास ये चीज पूछी गई है और ये चीजें हमें दी गई हैं, तो ये जो दो चीजें दूर दूर हैं इनको हम लिख देंगे ऐसे V डिवाइड बाई R। एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। तीसरा फार्मूला अगर हमसे R पूछा जाए तो V अपॉन I। हमने किया क्या है? हमने ये किया है कि पास पास वालों की तो मल्टीप्लाई होगी और दूर दूर वाले डिवाइड होंगे। यही हमने ओम्स लॉ में किया है। रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप इस फॉर्मूले से देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से,
तो ये फॉर्मूला एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये दिखाया इसने कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें, रेजिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो जो हमारा करंट है वो आधा रह जाएगा। करंट क्या रह जाएगा? आधा, क्योंकि यहां से अगर हम देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि करंट घटेगा कब? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी तरह से हमारे जो सर्किट है उसमें एक कंपोनेंट का यूज करते हैं, एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? हमें पता है कि हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट करंट की जरूरत होती है, तो हमारे सर्किट के अंदर करंट को रेगुलेट करने के लिए एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जब आपसे सिंबल पूछा जाए वेरिएबल रेजिस्टेंस का तो ऐसे ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। बट अगर हम इसमें ऐसे लाइन खींच के ऐसे तीर का निशान बना देते हैं तो ये बन जाता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से करंट के साथ साथ अगर हमें अपने सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करना हो, किसको? रेजिस्टेंस को। वही रेजिस्टेंस जो V/I का रिलेशन पता करने के बाद आया था, अगर हमें सर्किट में रेजिस्टेंस के फ्लो को रेजिस्टेंस को चेंज करना हो तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट किस लिए यूज की जाती है? ये टू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट में इन अ सर्किट। तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होती है रियोस्टेट। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के सारे क्वेश्चन और बाकी के जो आगे फॉर्मूले आएंगे वो इन्हीं के से ड्राइव किए जाएंगे। आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, ट्रायंगल के साथ साथ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि 1 ओम का मतलब क्या होता है। 1 ओम का मतलब क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 1 ओम, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस आप किसको कहेंगे और कब बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।